दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन ये रफ्तार वैसा ही है जैसा कि बिना दूल्हे के बाराती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, चुनाव आगे बढ़ रहा है लेकिन अभी तक दोनों ही अलायंसेस में सीट शेयरिंग पर कहीं भी फाइनल बात हुआ नहीं है। इसमें लीड लेते हुए सिर्फ एक ही पार्टी है जिसको किसी के साथ अलायंस नहीं करना है। उन्हें पूरे चुनाव में अकेले ही जाना है, इसलिए उन्होंने अपने पहले 51 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है और वो आदमी है श्रीमान प्रशांत किशोर जी। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग अपना फोकस रखेंगे एनडीए के पर। एनडीए में भी झगड़ा बहुत घमासान मचा हुआ है। दोस्तों आपको सबको पता है कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। अब जितनी भी पार्टियां आजकल आ रही हैं, नई नई पार्टियां बन रही हैं, जैसे एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां हैं, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके बाद है जेडीयू, उसके बाद है चिराग पासवान की पार्टी, उसके बाद है हम पार्टी, उसके बाद है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो इतनी सारी पार्टियों को टिकट मिलना है 243 में ही। अब हर एक पार्टी का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें, ताकि उन्हें जो वोट बैंक, जो उन्हें वोट मिलता है, मत प्रतिशत मिलता है, उससे उनकी पार्टी की छवि जो है बनती है। लोकल पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी, इस तरह उनका प्रोग्रेस होता है। तो हर पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। तो इसी क्रम में जो है एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो फाइनलाइज नहीं हो पाया है और इसमें सबसे ज्यादा नखरा कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के जो हेड हैं चिराग पासवान। वो चिराग पासवान का कहना है कि उन्हें कम से कम 40 सीट मिलना चाहिए। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि वो 40 सीट किस आधार पर मांग रहे हैं। दोस्तों 2020 में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव में उतरी थी और उन्होंने उस सीट पर कैंडिडेट उतारा था जहां पर जदयू ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। टोटल 130 या 134 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। चिराग पासवान के पास इतने कैंडिडेट भी नहीं थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, तो वो बीजेपी को छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन करके और चुनाव में लड़े थे। तो हो सकता है कि कुछ उनका अपना पर्सनल वोट भी हो और चिराग पासवान का भी कुछ वोट हो। तो मिला जुला के 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को 5% वोट मिला था और उसी के आधार पर, उसी 5% वोट के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी गई थी। उस 5 लोकसभा सीटों में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट रहा 5/5, मतलब 5 में से 5 सीट वो जीत गए। तो हर एक लोकसभा क्षेत्र में 5 या 6 विधानसभा सीट होता है। तो चिराग पासवान का कहना है कि हमको कम से कम 30 सीट तो मिलना ही चाहिए और हमको अपनी पार्टी का विस्तार भी करना है, तो हमको मतलब कि 40 सीट चाहिए। तो जब 40 सीट उन्होंने डिमांड रख दी और डिमांड रखने के बाद मतलब कि वो बातचीत के लिए किसी से तैयार भी नहीं है, वो रीचेबल ही नहीं है। बिहार के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने चिराग पासवान को 20 से 22 सीटें ऑफर कर दी थी शुरू में कि हम आपको 20 सीटें देंगे। और उसके बाद जब चिराग पासवान ने 40 सीट मांगना शुरू किया तो इधर से जीतन राम मांझी
जो एचएम पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर चिराग पासवान को 40 मिलता है तो मेरा भी वोट बैंक जो है, वोटिंग परसेंटेज जो है चिराग के बराबर ही है, तो हमको भी उतना ही सीट चाहिए। तो अब देखिए बीजेपी और जदयू, अच्छा इसमें क्या है दोस्तों कि जेडीयू जो है वो कांस्टेंट है, वो अपनी सीट इधर से उधर करने वाली नहीं है, वो 102 पे लड़ेगी, मतलब कि लड़ेगी। अब बाकी जो 102 को हटाने के बाद या 101 बीजेपी का और 40 अन्य, तो इसी में से 101 प्लस 40 यानी कि 141 सीटों पर बीजेपी को अपना देखना है। वो कितना लड़े, चिराग पासवान को कितना दे, जीतन राम मांझी को कितना दे या उपेंद्र कुशवाहा को कितना दे, ये सारा हेडक जो है अब बीजेपी का है। तो चिराग पासवान को मनाने का बहुत प्रयास किया गया। बिहार के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय, दोनों चिराग पासवान से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान उनसे कम्युनिकेट करना ही नहीं चाह रहे थे। फिर ये जिम्मेदारी दी गई नित्यानंद राय को, जो बीजेपी के तेज तर्राक नेता हैं। तो नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर ही पहुंच गए। नित्यानंद राय की चिराग पासवान के परिवार से पुराना संपर्क है, घर आने जाने वाली बात है, रामविलास पासवान जी के समय से ही। तो नित्यानंद राय जब घर पहुंचे तो वहां चिराग पासवान अनुपस्थित थे। तो नित्यानंद राय जो है चिराग पासवान की माता जी रीना पासवान से ही मिल लिए, और जो भी वो चिराग पासवान को समझाना चाहते थे वो उनकी माता जी को समझा दिए। उसके बाद रीना पासवान ने चिराग पासवान को फोन किया। उसके बाद चिराग पासवान आते हैं और नित्यानंद राय के साथ गाड़ी में बैठकर अच्छे से बातचीत करते हैं, और उसके बाद बाहर निकलकर ये स्टेटमेंट देते हैं। जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए। तो इसके बाद मुझे लगता है कि अब कुछ और कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब चिराग पासवान ने जैसा कहा कि बातचीत हुई है और काफी सकारात्मक बातचीत हुई है, और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अंदर खाने से जो जानकारी मिली है, चिराग पासवान एक राज्यसभा सीट चाहते हैं, अपनी माता के लिए चाहते हैं या किसी और के लिए भी चाहते हैं, लेकिन एक राज्यसभा सीट वो चाहते हैं, और इसके साथ ही उनको 26 सीट का ऑफर अब फाइनल दिया गया है। तो एक राज्यसभा सीट, 26 विधानसभा सीट और 2 विधान परिषद के सदस्य, इतना चिराग पासवान को दिया गया है। अब चिराग पासवान का बातचीत से, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस पर सहमति जता दी है, और मुझे लगता है कि कल शाम तक एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा और सीट बंटवारे की पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही चिराग पासवान का स्टेटमेंट आता है मीडिया में, तो उसी समय
एचएम पार्टी के भी नेता संतोष सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने भी आकर मतलब कि मीडिया में बयान दे दिया कि सीट बंटवारा को लेकर कोई खास लफड़ा नहीं है और सबकी सहमति से बातचीत चल रही है और सब लोग ऑलमोस्ट सहमत हो गए हैं। और इसमें सबसे सुखी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। वो कोई नखरा नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का डिमांड नहीं कर रहे हैं। उनको जितना सीट दे दिया है, जितना सीट दे दिया गया है, उतना सीट पर वो मान गए हैं। मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों को 10 से कम ही सीट दिया गया है, कि एक को 7 सीट दिया गया है, एक को 5 सीट दिया गया है। अब मेरा ये कहना उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से, क्या बिहार में तो सीटों की संख्या बढ़ नहीं सकती है? अगर आपको सत्ता में आना है, शासन में आना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी सीटें जो हैं, जितनी भी मिले उसमें बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए। अब जो है दोस्तों, चिराग पासवान जो है सीट पर तो मान गए हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ऐसा सीट हमको मिले, क्वालिटी ऑफ सीट, जहां से वो कैंडिडेट जिता सकें। ऐसा बहुत सारे सोर्सों से पता चला है कि जो अच्छे अच्छे सीट हैं, जहां पर जीत पक्की है, जैसे 50 ऐसे सीटें हैं जहां से बीजेपी और जेडीयू पिछले 20 साल से जीत रही हैं। आप सोच सकते हैं कि 50 ऐसे सीट है जहां से बीजेपी और जेडीयू 20 साल से जीत रही हैं, और करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां से पिछले 15 साल से जीत रही हैं। तो बीजेपी और जेडीयू का काउंटिंग ही 50 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो उसमें डेंट लगाना, उनको हराना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूं कि सारा के सबका स्टेटमेंट आ गया, नित्यानंद राय जी का स्टेटमेंट आ चुका है, चिराग पासवान का स्टेटमेंट आ गया है, और जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आ चुका है, तो अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल वाली सिचुएशन आ चुकी है। महागठबंधन में एक साइड अभी भी सरफुटौल की स्थिति है। उनका तो पता नहीं चुनाव के बाद भी हमको लगता है कि सरफुटौल होते ही रहेगा। और जो वीआईपी के जो मुकेश साहनी हैं, उन्हें तो जीवन में ऐसा धोखा मिलेगा कि वो गाना गाते फिरते मिलेंगे आपको, मैं ऐसा बता रहा हूं। तो मुझे लगता है दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।